हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 का लास्ट टॉपिक, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, एसी जनरेटर जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो एसी जनरेटर क्या होता है, ये एक ऐसा डिवाइस होता है। एसी जनरेटर क्या होता है, अगर हम बात करें एसी जनरेटर की, तो एसी जनरेटर का मतलब होता है, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट और जनरेटर मतलब जो जनरेट करता हूँ। समझ सकते हैं, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस दैट produces इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज एसी करंट। एसी करंट क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम, किससे करता है, मैकेनिकल एनर्जी। इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी। अभी हम समझेंगे सब चीज़ें क्या है। तो देखो, अभी हमने बात करें अगर जनरेटर की, तो अगर हम बात करें टरबाइन की, जिससे हमारा जो हमारे घर में बिजली आती है वो टरबाइन से आती है, हाइड्रो पावर प्लांट या तो न्यूक्लियर पावर प्लांट या तो थर्मल पावर प्लांट, है ना। तो यहाँ से हमको एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिजली जो हमारे घर में आती है। सो उसमें अगर हम देखें, अगर हम बात करें एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आपका टरबाइन की, हाइड्रो पावर प्लांट की, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पानी बह के आता है। फॉर एग्जाम्पल ये पानी बह के आ रहा है ऊपर से और ये हिट करता है टरबाइन के ब्लेड्स को। ये टरबाइन के ब्लेड्स जो है इसको हिट करेगा, जब हिट करेगा तो ये रोटेट करेगी, जब रोटेट करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमको क्या मिल रहा है, मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे हमको मिल रही है मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी का यूज करके ये जनरेटर हमको देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। तो ये एक्चुअली में हम बाहर बाहर से कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए आ रहे थे। अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसमें हमने देखा बाहर बाहर से कि अच्छा मतलब टरबाइन को हिट करता है, ब्लेड घूमती है, जिसकी वजह से हमको मिलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बट ये अंदर से अगर हम देखें तो अंदर से होता क्या है इसके, वो हम समझेंगे। हम इस चैप्टर में यानी इस टॉपिक में हम समझेंगे कि अंदर से एक्चुअली में कैसे वर्क करता है, इसके अंदर से क्या होता है। ठीक है। तो एसी जनरेटर, अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, वर्किंग प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे बोर्ड्स की, तो उसमें आप देखेंगे, नोटिस करेंगे प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, है ना। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं एसी जनरेटर, ये सब के बारे में बहुत पूछा गया। ठीक है, एसी जनरेटर क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, वर्किंग कैसे होता है ना। तो सारी चीजें तो यहाँ पे सब कुछ हम कवर करेंगे, देखिए। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, एसी जनरेटर किस पे काम करता है। एसी जनरेटर जो है ये काम करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, it works on the principle of electromagnetic induction, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी तक हमने पढ़ा था इस चैप्टर में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। ठीक है, जिसमें हमको फैराडेज ने बताया था, फैराडेज ने अपने लॉ के थ्रू बताया था, फैराडेज लॉ के हिसाब से क्या बताया था उसने, कि जब भी हम फ्लक्स चेंज करते हैं, जब भी हम फ्लक्स चेंज करते हैं तो हमको एक करंट मिलती है सर्किट में, हमको एक करंट मिलती है सर्किट में जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस करंट। ठीक है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से हमको मिलती है करंट किसी भी क्लोज कॉइल में, है ना। इन्होंने बताया था कि जो ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट के बीच में जो रिलेशन है, ईएमएफ जो होता है वो तो माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स और जितनी कॉइल्स है इनटू कॉइल्स नंबर ऑफ कॉइल्स जो हमको देता है होता है ईएमएफ। ईएमएफ यानी वोल्टेज, जब भी वोल्टेज आ जाएगी हमारे पास तो यानी इसका मतलब करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। जहाँ पे भी वोल्टेज है और क्या बोलते हैं, कोई वायर है, क्लोज लूप है, उसके अगर अक्रॉस वोल्टेज है, टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज है, तो मान लो ये वायर है ना, इसके टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज है, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा और जिससे हमको क्या मिलेगी, करंट मिलेगी। यही काम करता है ना। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा ईएमएफ, है ना, सर्किट के पास, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाएंगे, सॉरी, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ खींचेंगे और पॉजिटिव चार्ज की तरफ बहेंगे तो करंट हमको मिल जाएगी अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो यही वर्किंग प्रिंसिपल है इसका, यानी जब भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो वो क्या मिलता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमको करंट मिलती है। ठीक है, तो वर्किंग प्रिंसिपल है। आई होप याद होगा, अगर नहीं याद है तो आप पीछे पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो फिर अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन की, तो ये कंस्ट्रक्ट कैसे होता है, कंस्ट्रक्शन क्या है इसका, तो देखो समझना क्या होता है। कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, इसमें दो परमानेंट मैग्नेट होते हैं, दो परमानेंट मैग्नेट होता है। ठीक है, यहाँ पे हमको फ्लक्स चेंज करना है, तो अगर हम बात करें फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने की, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है पाई होता है बी ए कॉस थीटा। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए, सब बेसिक चीज़ें हैं जो चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, कि मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू कितनी होती है, कैसे चेंज करता है, करंट कैसे इंड्यूस होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हमने कवर किया है। ठीक है, नहीं पढ़ा तो एक बार देख सकते हैं। तो बी ए कॉस थीटा, यानी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें तो हमारा फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से हमको करंट
मिलेगी सर्किट में। हम एरिया चेंज करें तो हमको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा जिसकी वजह से हमको करंट मिलेगी। या अगर हम एंगल चेंज करें तो हमको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा जिसकी वजह से करंट मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड देखो, अगर हम बात करें नॉर्थ पोल और साउथ पोल की, है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की, तो यहाँ पे सॉरी परमानेंट मैग्नेट होता है जिसके अक्रॉस हम प्लेस करते हैं एक करंट कैरिंग लूप, जिसके अक्रॉस हम प्लेस करते हैं एक करंट कैरिंग सॉरी एक लूप, करंट कैरिंग लूप नहीं, वहाँ तो टॉप वाला केस है, चलो बेहतर, यहाँ पे हम एक लूप प्लेस करते हैं जिसमें करंट नहीं होती, यानी इसमें करंट फ्लो नहीं कर रही। ठीक है, और यहाँ पे हम अरेंजमेंट लगाते हैं स्लिप रिंग का और ब्रश का। ये स्लिप रिंग है S1 और ये ब्रश है B1। यहाँ एक और स्लिप रिंग रहती है, इसको आगे हम समझेंगे क्या होता है ये सब चीज़ें। यहाँ एक और ब्रश होता है, ये ब्रश B2 है, ये स्लिप रिंग S2 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैग्नेट्स लगाए परमानेंट मैग्नेट्स, तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, है ना, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है। ठीक है, अब ये मैग्नेट्स परमानेंट है, यानी ये मैग्नेट्स की जो मैग्नीट्यूड है, इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने की, वो क्या है, कांस्टेंट। यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखो, अब यहाँ पे चुंबक जो है, जो मैग्नेट्स जो क्रिएट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, क्या वो बदल रहे हैं, उनका मैग्नेट्यूड चेंज होगा। यानी एक चुंबक अगर यहाँ रखा है तो दूसरे मैग्नेट्स को, अगर एक मैग्नेट है दूसरे मैग्नेट को वो सेम फोर्स से खींचेगा पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, है ना। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है, वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की, वो क्या रहती है, सेम रहती है, वो चेंज नहीं करती। वहीं अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेट की, तो वहाँ पे हम जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे उसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी एंड सो इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम ये कर सकते हैं कि हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हम बात करें एक परमानेंट मैग्नेट, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड सेट होती है ना, उसकी मैग्नेटिक फील्ड सेट होती है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा या घटा नहीं सकते, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेट हो गई, तो ये चेंज नहीं हो सकता। अब हम बात करें एरिया ऑफ कॉइल, तो कॉइल जो है इसका एरिया फिक्स है, इतना ही एरिया है इसका। ठीक है, इस कॉइल का इतना ही एरिया, ये फिक्स है, अभी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो एरिया भी फिक्स है, ये भी चेंज होगा। मगर अगर हम किसी तरह इसका एंगल चेंज कर दें, कौन किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया, इन दोनों के बीच का अगर हम एंगल चेंज कर दें, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर अभी इस केस में ऊपर है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर ऊपर है, तो इसके बीच में एंगल 90 डिग्री बना है। तो किसी तरह हम ये एंगल को चेंज कर दें तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगी। अभी सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये सब आपको आता होगा, तभी आपको ये समझ में आएगा आगे की चीजें। ठीक है, यहाँ पे अगर हम किसी तरह एंगल चेंज करें तो हमारा मेन फोकस रहेगा इस कॉइल का एंगल चेंज करना, इस कॉइल की एंगल को चेंज करना। तो देखो वो कैसे कर सकते हैं हम, वो कैसे कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, वो हम ऐसे चेंज कर सकते हैं कि अगर हम किसी तरह इस कॉइल को रोटेट करवा दें, इस कॉइल को रोटेट करवा दें, तो रोटेट करने की वजह से क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड का एरिया चेंज होगा। देखना समझना, जैसे मान लो हमारे पास यही एक डस्टर है। ठीक है, तो ये हमारा कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है। ठीक है, ये हमारा कॉइल है जिसका एरिया वेक्टर इधर है, लेट्स से ये एरिया वेक्टर डिनोट करा है। ठीक है, तो लेट्स से ये हमारा एरिया वेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे एरिया वेक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ना। देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एरिया का फेज जिस तरह होता है उधर एरिया वेक्टर होता है, परपेंडिकुलर, किसी भी एरिया के परपेंडिकुलर उसका एरिया वेक्टर होता है। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, इनके बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहे हैं। मान लो इसका हम एंगल घुमा दिए, ये हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, इस कॉइल को हमने टर्न करा दिया, ऐसे थी पहले कॉइल, ऐसे थी कॉइल, इसको हम टर्न करके ऐसे करा दिया। ठीक है, अब इनके बीच का एंगल कितना बना है, देखो एक एरिया वेक्टर के पीछे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन छुप गई है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। अभी इसको अगर हम ऐसे घुमाते पीछे की तरफ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्टिल ऐसे, तो भी 90 डिग्री बन रहा है। बिकॉज अगर ये पीछे देखें, पीछे एरिया वेक्टर बन रहा है ऐसे, और इसकी इधर मैग्नेटिक फील्ड है। फिर आगे ये कॉइल को ऐसे घुमाते हैं तो इनके बीच एंगल -1 यानी 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, देन अगेन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, एंड ऐसे एंगल बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो एंगल चेंज होता रहेगा, यानी इसका मतलब क्या है कि हम एंगल को चेंज कराएंगे तो जिसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और जिसकी वजह से करंट रिड्यूस होगी। अभी करेंगे कैसे, तो देखो जैसे कि अभी हमने बात की थी, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक टरबाइन, मतलब टरबाइन है जिसका ये एक्सेल होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सेल। ठीक है, इस पर अगर हम ब्लेड लगा दें, ठीक है, इस पर हम ब्लेड लगा दें कोई कर्व टाइप की, है ना, तो ब्लेड लगाने की वजह से क्या है, जब इसमें हम पानी हिट करेंगे क्या होगा, ये रोटेट करेगी, और जब ये रोटेट करेगी तो कॉइल देखो ये अंदर से अगर हम देखें इसकी, तो अंदर से ये एक्चुअली में क्या है, कॉइल से ऐसे कॉइल से लिंक्ड है। यानी जो एक्सेल है, ये एक्सेल है जो बाहर पानी जब पड़ रहा है तो एक्सेल को घुमा रहा है। जब एक्सेल घूमेगा तो एक्सेल अटैच है किससे, कॉइल से, जब एक्सेल घूमेगा तो कॉइल भी घूमेगी, क्योंकि ये अटैच है तो कॉइल को घुमा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, इसको हम क्या दे रहे हैं, इसको हम मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं। ये जो वाटर के थ्रू हम इसको क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, इसको हम रोटेट करवा रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें हम मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी देने के लिए कॉइल जो है घूमेगी। अब कॉइल घूमेगी अगर, तो इसका देखो, इसमें अगर हम बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स की φm, तो ये होगा BA cos थीटा। ठीक है, BA cos थीटा। तो यहाँ पे अगर कॉइल घूमेगी तो यहाँ पे एंगल चेंज होगा, और एंगल चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और इस तरह से हमको मिल जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बिकॉज जब हमको बताए
ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने पढ़ा था फैराडेज लॉ के हिसाब से कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, यहाँ पे चेंज हो रहा है, हाँ यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है, इसी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगा कॉइल में तो इसमें करंट इंड्यूस होगी, आई ऐसे कुछ करंट इंड्यूस होगी, इसी डायरेक्शन ऐसे होगी, है ना। वो कैसी भी डायरेक्शन हो सकती है, बहरहाल अभी उसमें हम डीप में नहीं जाएंगे डायरेक्शन में, अभी हम सिर्फ वर्किंग प्रिंसिपल समझ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होगा, करंट डेवलप हो जाएगा, इस करंट को हम यहाँ से फर्दर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही पे इसका कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है, पहले हम अगर बात की क्या क्या होता है, पहले होता है टू परमानेंट मैग्नेट्स, दो परमानेंट मैग्नेट होते हैं, ठीक है। अभी नेचुरल मैग्नेट भी होते हैं, मैग्नेटाइज भी होते हैं, ज़्यादातर हम लोग जो मैग्नेट यूज करते हैं वो हम बनाते हैं, उसको हम लोहे को या किसी भी आयरन को, हार्ड आयरन को हम चेंज करते हैं तो मैग्नेट्स, है ना। ये परमानेंट मैग्नेट हो गया, यानी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रही। इसके बाद में एक कॉइल होता है, कॉइल, है ना, जिसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स भी हो सकते हैं, वो टर्न्स एक भी हो सकता है, बहुत सारी भी हो सकती हैं, है ना। तो मान लो यहाँ पे एक टर्न है या एन टर्न मान लो, तो एन नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें, एन नंबर ऑफ टर्न्स है इस कॉइल में। और क्या है, स्लिप रिंग से दो, तो टू स्लिप रिंग्स। इसके बाद क्या है, ब्रशेस है, टू ब्रशेस। अभी क्या काम क्या समझेंगे अभी हम, हाँ बस और कुछ है, कुछ नहीं, एक्सेल एक्सेल वगैरह तो बाहर का आउटर का, अंदर सिर्फ इतना ही है, कॉइल है, मैग्नेट है, ब्रश है, स्लिप रिंग है, ठीक। अब इसमें होता क्या है, अरेंजमेंट हम कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, द कॉइल इज प्लेस्ड इन बिटवीन टू परमानेंट मैग्नेट्स। जो कॉइल है वो किसके बीच में प्लेस्ड है, वो कहाँ रखी हुई है, वो प्लेस है दो परमानेंट मैग्नेट के बीच में, है ना, ठीक है, दो परमानेंट मैग्नेट के बीच में प्लेस है ना, एंड इज कनेक्टेड टू एक्सेल on one side and the slip ring on other side. Slip ring prevent twisting of wire from which the attached brush takes या carries current further। तो हम पढ़ के बता देते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया इसलिए। देखो यहाँ पे क्या है, हम कैसे अरेंजमेंट करें, देखो ये तो मेन चीज़ है कंस्ट्रक्शन में, ये चीज़ जरूरी। अब इसको हम प्लेस कैसे करेंगे, वो यहाँ पे इसमें कहानी है कि हम इसको कैसे प्लेस करें, कैसे कंस्ट्रक्शन करें। देखो इसमें क्या है, कॉइल इज प्लेस इन बिटवीन टू परमानेंट मैग्नेट, तो कॉइल है उसको मैंने रखा है दो परमानेंट मैग्नेट के बीच में, है ना, एंड इज कनेक्टेड टू एक्सेल ऑन वन साइड एंड द स्लिप रिंग ऑन द अदर साइड। और ये कॉइल जो है ये कनेक्टेड है एक्सेल से एक साइड में, और एक्सेल क्या कर रहा है, इसको रोटेट करवा रहा है, यानी इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, एक्सेल इसको टॉर्क दे रहा है, यानी इसको घुमा रहा है, रोटेट करवा रहा है ना, रोटेशनल इसको दे रहा है रोटेशनल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे इज कनेक्टेड टू एक्सेल ऑन द वन साइड एंड द स्लिप रिंग्स ऑन द अदर साइड, और एक तरफ में तो एक्सेल से कनेक्टेड है, दूसरी तरफ से स्लिप रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, स्लिप रिंग्स प्रिवेंट ट्विस्टिंग ऑफ द वायर। स्लिप रिंग क्या करती है, ट्विस्टिंग ऑफ वायर बचाती है। अब देखो समझना, जैसे मान लो ये स्लिप रिंग ना होती, ये वायर है, ये कॉइल की एक वायर है, ठीक है, इससे अगर हमने मान लो, देखो अब यहाँ पे कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो रही है, अब इस करंट को लेके भी तो जाना है हमको आगे, मान लो इस करंट को हम फर्दर आगे लेके भी तो जाना चाहते हैं, कि बस बना लिए इसमें काम हो गया, नहीं, जनरेटर से हमको निकालना भी तो करंट को निकालेंगे कैसे, यहाँ पे मान लो वायर टच कर देंगे, यहाँ वायर टच कर देंगे और हम निकाल लेंगे करंट, ठीक है। मगर अब बात करें, जैसे मान लो आपका ये कॉइल है ना, कॉइल में दो ये अटैच है वायर्स, है ना, तो जब कॉइल घूमेगा तो देखो वायर भी टर्न करेंगे, वायर टर्न करके अल्टीमेटली क्या होगा, ऐसे घूम के लपेट जाएंगे किसी ऊपर, है ना, उनके अंदर क्या हो जाएगा, ट्विस्टिंग आ जाएगा वायर के अंदर, वो एक दूसरे के ऊपर उलझ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या है, अगर फर्दर कॉइल घूमती रहेगी तो ये क्या है, वायर्स उखड़ जाएंगे, तो हमारा काम ही नहीं हुआ। तो ऐसे में क्या है कि हम ऐसे तो कर नहीं सकते ना कि वायर फिर खराब हो जाए फिर ठीक करें, फिर बनाए फिर ठीक करें, ऐसा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो इसमें लगाते हैं स्लिप रिंग, ये वायर है, इसको हम लगा देंगे स्लिप रिंग के बीच में, ठीक है, वायर को हम कनेक्ट कर देंगे स्लिप रिंग से। एक रिंग होती है, छोटी सी सर्कुलर रिंग होती है ना, जिसमें क्या है, जैसे ये रिंग है जिसमें वायर लगाए, अब जब ये रोटेट करेगा, ये एक्सेल कॉइल ऐसे रोटेट करेगा, तो जिसमें को कॉइल में नीचे ये क्या है, इसकी वायर है, कॉइल की वायर है, जो क्या होगा, घूमेगी, जब घूमेगी देखो टच करते हुए जाएगी किसको, कॉइल को, तो ऐसे टच करते हुए कॉइल को जाएगी, है ना, टच करते हुए। अब इसमें क्या देखो
और सॉरी रिंग को, जो कॉइल के जो वायर है ये रिंग को टच करते हुए जाएगी। अब रिंग को टच भी कर रही तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे टच करी वहाँ से करंट बाहर भी जा रही है। एंड क्या हो रहा है, इसमें हमारा वायर ट्विस्टिंग का भी कोई दिक्कत नहीं, स्लिप रिंग के टच करते हुए निकलती रहेगी हमेशा, स्लिप रिंग के पॉइंट पे टच करते करते निकलती रहेगी, और जिससे क्या वायर ट्विस्टिंग नहीं करेगी, यानी वायर में खराब ना हो। तो ये क्या करता है, स्लिप रिंग बचाता है वायर को उखाड़ने। अब ये स्लिप रिंग भी अगर टच है तो स्लिप रिंग से निकालने के लिए क्या करते हैं, ब्रश रखते हैं। तो ब्रश जो होता है वो अटैच होता है, बहुत सारी वायर्स होती हैं वो निकली होती है, वो स्लिप रिंग से ऐसे अटैच होती हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, उससे करंट निकालती रहती है। तो ये हमारा पूरा पूरा अरेंजमेंट था, कैसे हम अरेंज करें, ठीक है। तो वहीं पे आगे लिखा है ट्विस्टिंग ऑफ द वायर फ्रॉम विच द अटैच ब्रश कैरीज करंट फर्दर। तो उसी से क्या है कि जो ब्रश अटैच है वो क्या करता है, करंट निकाल के उसको आगे लेके जाता है। तो ये था कंस्ट्रक्शन, है ना। वर्किंग प्रिंसिपल भी इसका ऐसे ही है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो मिटा देंगे इसको वर्किंग प्रिंसिपल लेके। तो अगर मिटा के वर्किंग प्रिंसिपल, अब आई होप समझ में आ गया वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करता है ना। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है समझ में आ जाएगा। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया तो वर्किंग प्रिंसिपल लिखते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करता है, देखो होता क्या है, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड हमने लगा के रखी है ना। तो द कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन मैग्नेट्स, है ना, मैग्नेट्स एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फील्ड। अब ये कॉइल जो प्लेस है ये क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करती है ना। इन विच द एक्सेल रोटेट्स द कॉइल। एक्सेल क्या करता है, रोटेट करता है कॉइल को, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, है ना। जो एक्सेल कॉइल को रोटेट करेगा तो क्या होगा, द एंगल बिटवीन कॉइल के बीच का, कॉइल का जो एरिया वेक्टर है, कॉइल के जो एरिया वेक्टर उसका एंगल, और मैग्नेटिक फील्ड का, एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, thus changing मैग्नेटिक फ्लक्स। इससे क्या होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या होगा, द करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। इसी वजह से क्या है, करंट कॉइल में इंड्यूस हो जाती है। अब यहाँ पे हम अल्टरनेटिव करंट के बारे में बात ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि अगला चैप्टर है हमारा अल्टरनेटिव करंट है, उसे हम देखेंगे। अल्टरनेटिव करंट जो होती है ये देखो एक्चुअली में क्या है, ये वैरी करती रहती है टाइम से, टाइम के साथ साथ ये वैरी करती रहती है। टाइम जैसे जैसे आगे जाओगे तो करंट कभी ज़्यादा होगी, कभी कम होगी, कभी ज़्यादा होगी, कभी कम होगी, यानी टाइम के साथ मैग्नीट्यूड वैरी करता रहता है, इसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ वैरी करता रहता है, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे। तो बहरहाल वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा। आई होप कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका, सिंपल है कि जब कॉइल है, कॉइल जब रोटेट करेगी तो एंगल चेंज होगा, इससे एंगल चेंज होने की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ के हिसाब से जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें करंट इंड्यूस होगी, है ना, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जब इंड्यूस होगा तो जब कॉइल क्लोज अगर है, क्लोज कॉइल है तो उसमें क्या होगा, करंट डेवलप हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस करंट। अब हम बात करें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की, फॉर्मूलाज की। सो अगर हम बात करें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तो यहाँ पे हल्का सा ये करके देखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा इसका। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यानी फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम इसी जनरेटर में। सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें तो देखो, अब ये कॉइल है ना, कॉइल घूम रही है, जिसकी वजह से क्या है, इसमें करंट इंड्यूस हो रही है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से। तो हम कॉइल को ऊपर से देखेंगे, जैसे कॉइल है इसको हम ऊपर से देखेंगे, देखो कॉइल है ऐसे पूरी, तो जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा, एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। लेट्स से कॉइल का स्ट्रेट लाइन, कॉइल हम ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से तो हम कैसे देखेंगे, एक स्ट्रेट लाइन। तो मान लो ये बस कॉइल है, इसको अगर हम ऊपर से या नीचे से देखेंगे, कहीं से भी देखेंगे तो हमको क्या दिख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है ना, एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। तो अभी क्या है, स्ट्रेट लाइन। अब देखो ये कॉइल घूमेगा, है ना, मतलब कॉइल घूमेगा ऐसे, अभी कॉइल घूमेगा, है ना, ऐसे घूमेगा। तो अगर कितना घूम रहा है, यानी इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है वो निकालना है कि कितना घूम रहा है। मान लो अभी घूम 1 सेकंड बाद या 2 सेकंड बाद या 10 सेकंड बाद ये कितना घूम गया, कितने राउंड घूम गया है, कितना दूर घूम गया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, उसको हम डिनोट करेंगे थीटा से। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, तो भाई देखो अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये कॉइल ऐसे नहीं चल रहा,
कॉइल घूम रहा है एक्चुअली, तो यहाँ पे रोटेशनल की बात आ रही है। तो रोटेशनल चैप्टर में पढ़ा था जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इनटू टाइम, है ना। यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, ओमेगा टी, कुछ टाइम बाद, है ना। यहाँ पे हम लिखें इनिशियल कंडीशन, इनिशियली जो टी टाइम जीरो पे, मान लो थीटा जो था वो जीरो था, यानी थीटा रुका होता है जीरो एंगल पे, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद टी इज इक्वल्स टू टी टाइम बाद, मान लो टी टाइम बाद क्या होगा, थीटा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। अभी ओमेगा टी क्या है, कितना टाइम बाद की बात हो रही है, और उसको एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है और टाइम बोला है 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड जितना भी डाले या वैल्यू डालेंगे थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितना घूमा, है ना। जैसे मान लो एक कॉइल है वो हर एक सेकंड में 90 डिग्री घूम रहे हैं, ठीक है। 1 सेकंड में 90 डिग्री, 2 सेकंड में 180, 3 सेकंड में 270, 4 सेकंड में 360, यानी कितना घूम रहे हैं कैसे निकालेंगे, 1 सेकंड में कितना घूम रहे हैं 90 डिग्री, 2 सेकंड में 180, 3 सेकंड में इंटू 3 270, 4 सेकंड में इंटू 4 360, यानी हम क्या क्या कह रहे हैं, यहाँ कितना तेजी से घूम रहा है इंटू टाइम, ये बता देगा हमको कितना ज़्यादा कॉइल का डिस्प्लेसमेंट है, क्या सा टाइम डिस्प्लेसमेंट आ गया, है ना। अब हम बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स की, मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर्मूला था बी ए कॉस थीटा, है ना, बी ए कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा कितना है, कुछ टाइम बाद टी टाइम बाद, ये हो जाएगा बी ए कॉस ओमेगा टी, कुछ टाइम बाद ये हो जाएगा बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको हम फर्दर इक्वेशन में निकालें, ईएमएफ निकालें, तो ईएमएफ इंड्यूस जो होगी इन द कॉइल, जो कॉइल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ईएमएफ जो इंड्यूस होगी कितनी होगी, वो होगी ईएमएफ होता है माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, याद है फॉर्मूला फैराडेज लॉ के हिसाब से, यहाँ पे माइनस एन तो माइनस एन है, डी बाई डी टी, फाइव क्या है, फाइव है बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो ये में कितना आ जाएगा माइनस एन, देखो बी ए कॉन्स्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट है, चेंज नहीं कर रही क्योंकि परमानेंट मैग्नेट है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, एरिया ऑफ द कॉइल फिक्स है, चेंज कौन हो रहा है, एंगल ना, तो वेरी कर रहा है विद टाइम, एंगल वेरी कर रहा है, तो बी ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो माइनस एन बी ए, ये बाहर आ गया बी ए, एन बी ए, और ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर, तो हम सॉल्व करेंगे फर्दर, तो आ जाएगा माइनस ई एम एफ हो जाएगा माइनस एन बी ए, और देखो कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स एन, ओमेगा माइनस ओमेगा साइन, सॉरी हाँ जगह कम, यहाँ ई एम एफ हो जाएगा माइनस एन बी ए, माइनस एन बी ए, और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ओमेगा टी हो जाएगा माइनस ओमेगा, क्योंकि कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है साइन थीटा, तो हो जाएगा सॉरी माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। यहाँ पे अगर हम बात करें कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस साइन, ये माइनस साइन थीटा, थीटा कितना है ओमेगा टी, यहाँ पे ओमेगा टी का भी डिफरेंशिएशन होगा फर्दर, तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन है ओमेगा, ये बाहर आ जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। अगर आपको जनरल फॉर्मूला चाहिए जैसे लिखते हो टी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ए एक्स होता है माइनस ए साइन ए एक्स, ठीक है, तो होता है डी बाई डी एक्स ऑफ, ये फॉर्मूला यही हमने अप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ से ई एम एफ कितना आ गया, ई एम एफ आ गया माइनस माइनस प्लस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब इसको हम चाहें तो लिखते हैं ई एम एफ इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी इनिशियल जो फाइनल ईएमएफ है, फाइनल इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस है, वो ई हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पे हमने एन बी और ए और ओमेगा को, एन बी ए ओमेगा को हमने रिप्लेस कर दिया है विद एप्सिलॉन नॉट, यानी इनिशियल ईएमएफ। ऐसा क्यों किया हमने, बिकॉज एन जो है नंबर ऑफ टर्न है कॉइल में, मान लो कॉइल में 2 टर्न है 3 टर्न है 4 टर्न है 5 टर्न है, वो फिक्स रहेगा ना। अब जो जनरेटर वर्क कर रहा है उसमें जितनी कॉइल बन गई एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वो फिक्स है, यानी कोई जनरेटर अगर हमने खरीद लिया है मार्केट से तो उसमें जो फिक्स है, उसमें जो कॉइल डली हुई है वो फिक्स है, मगर जितनी ज़्यादा कॉइल होगी उतनी ज़्यादा हमको करंट मिलेगी, वो बात ठीक है, मगर जितनी भी कॉइल फिक्स है उसने बना दी उतनी कॉइल तो फिक्स रहेगी। जो मैग्नेट उसने डाल दिया उसके अंदर, जो 2 मैग्नेट डाला है उसने, वो मैग्नेट भी जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे वो भी सेम है, वो चेंज तो करेगा नहीं टाइम के साथ, तो बी भी फिक्स है। एरिया ऑफ द कॉइल, जो कॉइल बन चुकी है उसका एरिया भी फिक्स हो गया है। ओमेगा जिस स्पीड से हम उसको रोटेट करवा रहे हैं वो भी फिक्स है ना, जो एंगुलर वेलोसिटी से। और यहाँ पे तो ये सब कांस्टेंट है, जिसको हमने एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया। जो जनरेटर है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स मान लो 2 है, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो 3 टेस्ला बन रही है, ठीक है। उसका मैग्नेटिक एरिया जो है कॉइल का मान लो 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, जनरल बात करें। और ओमेगा एंगुलर उसकी जितनी भी रेडियन पर सेकंड में दिया है
मान लो 1 रेडियन पर सेकेंड, तो ये 2 3 6, कौन सी वैल्यू आ जाएगी 6, तो ये फिक्स है, ये सब वैल्यू फिक्स है। तो ये जो जनरेटर अगर हम देख रहे हैं कि ये जनरेटर हमने खरीदा है, तो इसमें जो जो इनिशियल जो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट की, वो क्या है, वो फिक्स है। वो जनरेटर जब बन गया तो उसका फिक्स हो गया सारी चीज़ें, ठीक है। जिस स्पीड से हम उसको घुमा रहे हैं, कौन सी स्पीड, उसको अगर हम जोड़ लें तो हमारा फिक्स हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ई इक्वल टू या एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन, यानी जो ईएमएफ डेवलप हुआ या जो वोल्टेज डेवलप हुआ, तो वोल्टेज कैसा होगा, वोल्टेज चेंज करेगा साइन ओमेगा टी के फॉर्म में, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू जाएगी एप्सिलॉन नॉट, मिनिमम वैल्यू जाएगी माइनस एप्सिलॉन नॉट। कैसे, साइन ओमेगा टी, मान लो ओमेगा टी की वैल्यू 0 है, तो साइन 0 साइन ओमेगा टी की वैल्यू मान लो लेट कहाँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे बात करते हैं, लेट ओमेगा टी जो है ई इज इक्वल टू जाएगा एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। लेट्स से हमने जो एंगल घुमा है वो कितना घुमा है, 0 डिग्री, स्टार्टिंग में 0 डिग्री था, ठीक है। तो साइन 0 कितना हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं 90 डिग्री पे, तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा साइन 90, साइन 90 कितना हो जाएगा, हो जाएगा साइन 91 होता है, तो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अगर हम बात करें साइन 180 पे, साइन 180 पे कितना हो जाएगा -1, हो जाएगा -1 इंटू एप्सिलॉन नॉट माइनस सॉरी 180 270, एंगल 270 बात करें, साइन 270 जो होता है माइनस एप्सिलॉन नॉट, साइन 270 होता है 1, साइन 180 0 हो जाएगा, साइन 180 0 हो जाएगा, साइन 270 होता है -1, तो हो जाएगा माइनस, ये तो -1 हो गया 270 डिग्री, साइन 270 -1 हो गया, तो -1 इंटू एप्सिलॉन नॉट -1। तो देखो सबसे पहले वैल्यू कितनी है एप्सिलॉन नॉट, फिर जा रही है 0 डिग्री, तो -1, सबसे मैक्सिमम वैल्यू जा रही है एप्सिलॉन नॉट। मान लो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो इनिशियली में वैल्यू 6 7 5 या जितना भी वोल्ट है, ठीक है, 6 वोल्ट, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -6 वोल्ट, और बीच वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी मैक्सिमम कितना जा रहा है एप्सिलॉन नॉट तक। स्टार्टिंग में देखो 0 डिग्री पे 0 था, देन बढ़ेगा, देन कम होगा माइनस पे, देन बढ़ेगा, देन हम तो यही हमको क्या दे रहा है, अल्टरनेटिंग करंट, इसी को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ये कैसे वेरी कर रही है, वेव के फॉर्म में, ठीक है। देखो टाइम के साथ साथ जैसे हम टाइम से आगे जा रहे हैं, तो ये करंट वेरी कर रही है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो इसी तरह हमारी अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अगर हम बात करें कि एक्चुअल में एंगल कितना कितना होता है, तो उसको समझने के लिए हम ड्राइंग बना के समझते हैं। देखो अगर हम बात करें ग्राफ की, कि कैसा ग्राफ बनता है, कैसा ग्राफ बनता है अल्टरनेटिंग करंट का, यानी ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रही है जनरेटर में, ठीक है। लेट्स से हमारे पास 4 या 5 स्टेजेस है, तो एक मैग्नेट ऐसे है, फिर कॉइल ऐसे है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। मान लो ऐसे कॉइल, देखो समझाने के लिए हम बता रहे हैं, आपको समझा के बताते हैं, ड्राइंग बनाते हैं। जैसे मान लो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है, ठीक है, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रही है, ठीक है। स्टार्टिंग में मान लो ऐसे था कॉइल, साइड से देख रहे हैं हम कॉइल को, कैसे दिखेगी, स्ट्रेट लाइन, तो हम कॉइल को साइड से देख रहे हैं, कैसे दिखेगी, एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन इधर दिखेगी, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन इधर दिख रही है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे, देखो ऐसे, और एरिया वेक्टर से कैसे ऐसे, ये एरिया वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। फिर मैं देखो इसका एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है 0 डिग्री, इनके बीच में कितना एंगल होगा 0 डिग्री, सो ओमेगा टी कितना हो जाएगा, स्टार्टिंग में 0, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, एट टी इज इक्वल टू 0, ओमेगा टी कितना हो जाएगा 0, है ना। दूसरा केस की बात करते हैं, मान अब पहले से था, अब कॉइल क्योंकि घूम रहा है, इसको बाहर से वाटर धक्का दे रहा है, पानी इसको धक्का दे रहा है, कॉइल घूमेगा, तो स्टार्टिंग में से था, अब ऐसे घूम गया, ठीक है, लेट्स सी, या मान लो ऐसे घूम गया, ऐसा घूम रहा है, ऐसे घूम गया, ठीक है, तो ये वेक्टर ऐसे इसका, है ना। अब मान लो मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रही है, अभी ऐसे घूम गया, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, इधर वेक्टर की डायरेक्शन इधर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, इधर वेक्टर की डायरेक्शन इधर, कितना एंगल बन रहा है इनके बीच में 90 डिग्री। देखो मैग्नेटिक फील्ड उधर, इधर वेक्टर इधर, कितना एंगल बना है 90 डिग्री, इनके बीच में एंगल बना है 90 डिग्री। सो एट t इज इक्वल टू 1, मान लो टाइम 1 या कुछ भी ले लो, t इज इक्वल टू पाई, ठीक है, ओमेगा टी कितना हो जाएगा पाई। कुछ टाइम बाद, जैसे कुछ टाइम बाद, जैसे इसकी फिगर बनाए पहले हम, तो फिगर बनाएंगे इधर, तो अगेन ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, अब यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है, और एरिया वेक्टर ऐसे, ठीक है, कॉइल ऐसे होगी, यानी कॉइल पहले से थी, है ना, कॉइल एक ऐसे लाइन की तरह दिख थी, और फिर ऐसे घूम के ऐसे हो गई बाहर, क्योंकि बाहर कैसे हो गया मिल रहे हैं, रोटेशनल मिल रहे हैं, बाहर से घुमाया जा रहा है ऐसे, ठीक है, कॉइल से घूम रहा है, एरिया वेक्टर सामने, कॉइल एंगल कितना बना है बीच में, एट ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री को हम पाई बोलते हैं, 90 डिग्री को पाई बोलते हैं, ठीक है, सॉरी पाई बाय 2, 90 डिग्री को हम बोलते हैं पाई बाय 2। 360 होता है, कंप्लीट एंगल होता है 2 पाई के बराबर, जैसे हम लिख सकते हैं पाई हो जाएगा 360 बाई 2 के बराबर, यानी 180, नहीं कंप्लीट एंगल होता है 180, यानी पाई जो होता है 180 बराबर होता है, तो 90 मतलब 180 बाई 2 यानी पाई बाय 2,
यहाँ पे पाई बाई 2 हो गया। अब देखो आगे हम बात करें कि कॉइल देखो पहले ऐसे था, ये रिएक्टर इधर था, मैग्नेटिक डायरेक्शन इधर थी, कॉइल घूम कैसे हो गया 90 डिग्री पे, तो कॉइल घूम कैसे हो गया देखो, अब ये इलेक्ट्रिक डायरेक्शन इधर इस तरफ, मैग्नेटिक डायरेक्शन इस तरफ, यानी इलेक्ट्रिक डायरेक्शन इस तरफ, मैग्नेटिक इस तरफ, तो कितना एंगल बन रहा है 180 डिग्री। सो कुछ टाइम बाद कॉइल अब इस तरफ घूम गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायरेक्शन इधर हो गई इसकी और मैग्नेटिक डायरेक्शन स्टिल, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है ना, सिलेक्शन भी सेम है, मैग्नेटिक डायरेक्शन ये होगी, ठीक है, एट ओमेगा टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी पाई, एक कंप्लीट एंगल हो गया, ठीक है। इसके बाद हम बात करें अगला नॉर्थ साउथ पोल। आपके पास देखो पहले ऐसे था, इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर थी, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इधर पहले स्टार्टिंग में इधर था, फर्स्ट केस में 0 डिग्री पे घूम के 90 डिग्री हो गया, 90 के बाद देखो 180 हो गया, 180 बाद देखो आप कितना हो गया 270, 270 में देखो कितना हो जाएगा एंगल एट 270, इन अगला जो है एट ओमेगा टी इज इक्वल टू 270 या तो 2 पाई बाई सॉरी 3 पाई बाई 2, ठीक है, 270 मतलब 3 पाई 2, यहाँ से मैग्नेटिक डायरेक्शन ये हो जाएगी और कॉइल की डायरेक्शन ये हो जाएगी और ये डायरेक्टर अंदर की तरफ होगा, ये डायरेक्टर अंदर की तरफ होगा, ठीक है। और फाइनली वापस से क्या होगा, कॉइल देखो ऐसे थी घूम के 90 डिग्री, 90 के बाद फिर 180, 270 एंड 270 के वापस घूम के ऐसे है, कॉइल तो ऐसे घूम रही है ना, ऐसे घूम रही है ना, क्योंकि बाहर पानी घुमाएगा तो ऐसे घुमाएगा, तो इसका एंगल हमेशा चेंज होता रहेगा, तो ऐसे घूम के ऐसे आ गया, ठीक है, वापस क्या होगा एंगल 0 हो गया, यानी फाइनली आपके में कितना हो जाएगा एट ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। कॉइल पोजीशन वापस स्टेट हो जाएगी, इधर वेक्टर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर हो जाएगा नॉर्थ। तो इस केस में अगर हम निकालें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू या ईएमएफ, एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, ये होता है एप्सिलॉन हो जाएगा, ईएमएफ हो जाएगा इनिशियल एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी कितना है 0, साइन 0, साइन 0 इज 0। यहाँ पे अगर हम निकालें एट 90 डिग्री तो एप्सिलॉन नॉट होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे ओमेगा टी कितना है पाई बाई 2, 90 डिग्री साइन 90 इज 1, तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे निकाले ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन 180, पाई की वैल्यू कितनी होगी 180, तो 180 होता है 180 होता है 0 अगेन, तो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू 0, 180 होता है 0, तो ये जाएगा 0। तो अगर हम वापस से बात करें ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन 270, ठीक है, 0 साइन 90 180 हाँ 270, ठीक है, तो 270 होगा -1, तो जाएगा -1 इंटू एप्सिलॉन नॉट, देखो साइन 270 हो गया -1 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा माइनस एप्सिलॉन नॉट, एंड देन अगेन क्या है वापस से 0 हो गया, या 360 डिग्री या 0 दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा साइन 360, ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन 360, यानी 0 हो जाएगा 0 अगेन। तो अगर इसको हम प्लॉट करें, तो हम ग्राफ बनाए ना, तो हम ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ को प्लॉट करें ईएमएफ का, ठीक है, स्टार्टिंग में कितना एंगल 0 है, स्टार्टिंग में 0 हो जाएगा 90 डिग्री पे, लेट्स सी 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, देन लेट्स सी 180 डिग्री है, देन लेट्स सी ये 180 के बाद क्या है 270 डिग्री है, देन लास्ट में फाइनली 360 डिग्री है। या इसको पाई के टर्म में लिखें तो पहले 0 है, देन पाई बाई 2 है, देन पाई है, देखो 180 पाई होता है 270 हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा 3 पाई बाई 2, देन ये कंप्लीट 180 इंटू 2 यानी 2 पाई, 180 इंटू 2 360, तो पाई इंटू 2 2 पाई, ठीक है। तो 0 पे 0 था साइन, 90 पे कितना है एप्सिलॉन नॉट, या मान लो ये मैक्सिमम वैल्यू एप्सिलॉन नॉट है, ये मिनिमम वैल्यू माइनस एप्सिलॉन नॉट है, और ये 0 है, स्टार्टिंग में 0 है, तो बढ़ के कहाँ चला गया एप्सिलॉन नॉट पे, तो बढ़ के चला गया एप्सिलॉन नॉट पे, देखो ठीक है, बढ़ के चला गया एप्सिलॉन नॉट पे, ठीक है। देन क्या है 180 पे वापस 0 हो गया, 180 पे वापस 0 हो गया, ठीक है, देन 180 के बाद क्या है 270 माइनस एप्सिलॉन नॉट, यानी माइनस एप्सिलॉन नॉट अगेन 0। तो यही ग्राफ आपको देखने मिलेगा अगले चैप्टर में अल्टरनेटिंग करंट में, कैसा ग्राफ होता है। अल्टरनेटिंग करंट को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं साइन वेव के ग्राफ, ठीक है। डीसी करंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बैटरी से, ये डीसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे साइन वेव से, क्योंकि क्या है एक्चुअली में वेरी करती रहती है, तो ये करंट देखो वेरी कर रही है विद टाइम, टाइम जैसे जैसे आगे जा रहा है पहले बढ़ रही है फिर कम हो रही है बढ़, यानी एक कंप्लीट साइकिल में देखो जहां से शुरू हुई वहीं पे खत्म होकर वापस पहुंच गई, देन अगेन वापस से वहां से फर्दर ऐसे करने लगे। ये ग्राफ है, कैसे बना समझ में आ गया होगा आई को। सो बस आज के लिए इतना ही है, इसी के साथ आपका पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन खत्म हो गया। याद रखिएगा एडीज करंट टॉपिक रिलेटेड है इस चैप्टर से, ज़्यादा कुछ खास बचा नहीं चैप्टर में, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ जो है फैराडेज लॉ है, जैसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, लेंस लॉ है,
और सबसे ज़्यादा जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं, न्यूमेरिकल्स में अगर आपको प्रैक्टिस करना है, न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा बनते हैं, जो बनते हैं सेल्फ इंडक्शन से और म्यूचुअल इंडक्शन से। बहुत क्वेश्चन आते हैं, सोलेनॉइड का मिक्स करके दे देगा आपको पुराने चैप्टर वाला, या सीधे सीधे जनरल फॉर्मूला में पूछ लेगा। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में बनते हैं। इसके सिवाय जो मोशनल ईएमएफ है, BLV वाला फॉर्मूला, वो उससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये 3 न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट 3 ये फॉर्मूला है। फैराडेज लॉ भी थोड़ा बहुत, ठीक है, और थ्योरी यानी जो आपका लिखने वाला चीज़ें आएंगी जितने भी, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका है अल्टरनेटिंग करंट का वर्किंग प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वगैरह, जो भी आज हमने पढ़ा। इसके बाद सेकंड थ्योरी जो इंपॉर्टेंट है, लेंस लॉ क्या होता है, फैराडेज लॉ क्या होता है ना, या इंडक्शन का काम कैसे होता है, इंडक्शन पे क्या होता है। थ्योरी में तो कुछ भी आ सकता है, मगर न्यूमेरिकल्स में 3 चीज़ें बहुत जरूरी याद रखिएगा। तो बस आज लेते हैं, रखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।